जी, तो नेक्स्ट हमने ओवेरियन साइकिल का ड्यूरेशन डिस्कस करना है। सिंपल सी बात आपको पता है 3 फेजेज़ होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़ है, फिर फॉलिकुलर फेज़ है और लास्ट पे ल्यूटल फेज़ है और इस जगह पे आके ओव्यूलेशन होती है। तो जो ल्यूटल फेज़ है ना इसकी लेंथ फिक्स है, ठीक है? ये 14 डेज़ का ही होगा। बाकी अकॉर्डिंग टू द फीमेल, अकॉर्डिंग टू द उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ, ये बाकी चीज़ें भी चेंज करती रहती है। इसी इसी कंसेप्ट के ऊपर ये वाला पॉइंट कवर हो जाता है। आगे चलें तो फिर अपने पास आता है ओवुलेशन अकर्स ऑन विच डे, वही बातें ये भी कवर हो जाते हैं। फिर आ गया ड्यूरिंग सेकेंड, अच्छा जो टर्शियरी विलस है उसमें फीटल वेसल्स आती हैं और जो मिडिल ट्राइमेस्टर है ना इसमें आरबीसीज लिवर बनाते हैं जो अपने पास है फर्स्ट 2 मंथ्स तक, ठीक है? फर्स्ट 2 मंथ तक योग सैक से ब्लड बनता है। इसके बाद जो फीटल लाइफ है, फीटल लाइफ 2 माह से बाद स्टार्ट होती है, ठीक है? फीटल लाइफ जो है वो उसमें लिवर से बनता है क्योंकि तब तक लिवर डेवलप कर चुका होता है, तो उनसे बनता है। नेक्स्ट अगर चलें तो हमारे पास आ गया एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसकी डिलीवरी हुई है और उसके फ़ौरन बाद उसकी ये ईसीजी में पैटर्न आ रहा है S1Q3T3, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की क्लासिकल फाइंडिंग है, सही है? तो अब उसका आप क्या नेक्स्ट करवाओगे, आप केलियम स्कैन नहीं करवाओगे, ये गलत है। आप जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म में वो है सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब ऑप्शन में पता नहीं क्या है, गैलियम स्कैन तो किसी तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन नहीं बनती इसकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, सही है? अब आप प्रेग्नेंट वुमेन हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट की, आप क्या दोगे? मिथाइल डोपा। प्रेग्नेंट वुमेन्स में ना व्हाटसएवर भला इक्लेम्पशिया का केस हो, भला प्रेगनेंसी में हो, लिबिटालोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है अगर कंट्राइंडिकेटेड नहीं है तो। सिवियरिटी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो आपने आईवी देनी है, ओरल देनी है, लेकिन है लिबिटालोल। उसके अलावा मिथाइल डोपा भी आप दे सकते हो, प्रेगनेंसी में सेफ है। आईवी हाइड्रोलाइजिन भी दे सकते हो सिवियर फॉर्म में, आईवी देनी होती है जब सिवियर फॉर्म हो, उसमें दे सकते हो। अगर एक्लेम्पशिया से बचाना है तो उसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है प्री एक्लेम्पशिया की पेशेंट्स को। अच्छा, तो इधर ऑप्शंस में यही होगा, तो इस वजह से आंसर बना मिथाइल डोपा। अगला आ गया कि 30 ईयर ओल्ड वुमेन है, प्रेग्नेंट है, थर्ड ट्राइमेस्टर में रोड साइड एक्सीडेंट से हुई है डेथ, तो ये फोर्चुशियस डेथ है, मतलब नागहानी आफात की वजह से हुआ है, सही है? इसमें किसी किस्म का प्रेगनेंसी का ताल्लुक नहीं है। एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं तो उसमें हाइपोकलीमिया होगा, आपको पता है। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन अक्कर्स इन नॉर्मली इन प्रेगनेंसी। सर्वाइकल एक्ट्रोपियन ये होता है, अगर आपको अंदाज़ा होगा ही, कि जो हमारे पास सर्विक्स होती है, ठीक है? सर्विक्स का जो इनर साइड है उसमें होती है कलमनर एपिथेलियम, मतलब यहाँ यहाँ पे होती है कलमनर एपिथेलियम, और जो होती है इसकी बाहर वाली साइड एक्टोसर्विक्स, एक्टोसर्विक्स में होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडो पे कौन सी होती है? कलमनर एपिथेलियम। तो प्रेगनेंसी में ना इवर्जन हो जाती है। इवर्जन का मतलब ये है कि जो अपने पास ये है ना, ये वाली जो है क्या कहते हैं एंडोसर्विक्स जो है वो कुछ हद तक ऐसे बाहर आ जाती है, ठीक है? एंडोसर्विक्स बाहर आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कलमनर एपिथेलियम है वो इस साइड में भी आ जाती है। सिंपली ये वैसे सर्वाइकल एक्ट्रोपियन का मतलब इरोजन होता है, सर्वाइकल इरोजन, और ये फास्ट इरोजन होती है क्योंकि वो आपको ना रेड रेड सा ऐसे नजर आ रहा होता है एरिया, अगर आप सर्विक्स को देखोगे ना तो उसको अपना इधर साइड में भी आपको ऐसे रेड रेडनेस सी नजर आ रही होती है साइड साइड पे, एक्चुअली वो इवर्जन हुई होती है, इस वजह से हो रहा होता है। अच्छा, एक डिफरेंस बताएं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए अगर तो ये माइल्ड है तो ये नॉर्मल है, होता ही ये जो प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं जिस तरह की आपको प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ग्रोथ हार्मोन है, कोर्टिसोल है, ये सब इनमें से ना कई हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों करवाते हैं? ताकि ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा रहे। क्यों ज़्यादा रहे? ताकि बच्चे को ना, बेबी को सप्लाई जाती है ग्लूकोज की ज़्यादा, इसलिए। तो मतलब खुद ही एक तरह से हाइपरग्लाइसीमिया करवाते हैं। तो अगर माइल्ड हो तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा हो, परसिस्टेंट हो, तो ये डायबिटी, ये क्या कहते हैं,
जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का भी एक साइन बन सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा पोस्ट पेरेंटल हाइपरग्लाइसीमिया तो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का सस्पेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आप फिर मजीद इन्वेस्टिगेशन करवाओगे। तो ये बात होगी। फर्स्ट जो चेंज आता है ना ग्लूकोज में, ग्लूकोज के लेवल्स में, वो यही आता है, पोस्ट पेरेंटल हाइपरग्लाइसीमिया होता है। फास्टिंग जो है वो बाद में चेंज होती है, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो ना, तो अर्ली चेंजेस इसी में आती हैं। आगे अगर हम चलें तो एक प्रेग्नेंट फीमेल है, अचानक से बेहोश हो गई इमरजेंसी रूम में, और उसको डॉक्टर ने कहा है कि उसको लेफ्ट लैटरल पे आपने लिटाना है रेदर देन राइट लैटरल। उसकी वजह ये है क्योंकि लेफ्ट लैटरल में अगर लिटाएंगे तो इंफीरियर वेना कैवा की कंप्रेशन हो सकती है, उसकी जो प्रेगनेंसी है उसकी वजह से। एक एपिलेप्टिक लेडी है, वो पहले फेनिटोइन इस्तेमाल कर रही थी, और आपको पता है कि ये क्या है, कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, टेट्रोजेनिक है, तो उसको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा डेफिनेटली। लेमोट्रिजिन एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन बारबिचूरेट अगर हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देयर इज वेरिएशन प्री इक्लेम्शिया में क्या कह रहा है कि इसको आपको देखना पड़ेगा। अब फीमेल इन हर सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में बीपी ज़्यादा आया तो क्या दे सकते हो आप, लेबिटालोल दे सकते हो, नहीं आप अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हो, ये भी सेफ है प्रेगनेंसी में, ठीक है। फिर अपने पास आ गया हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहते हैं कौन सा हार्मोन है जिसका लेवल नॉर्मल रहता है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन में भी बाकी हार्मोन्स वो हों जिनकी मिकदार ज़्यादा होती हो, तो उस केस में ग्रोथ हार्मोन को उसने लिख दिया कि नॉर्मल है। अदरवाइज इसका लेवल जो पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन है ना, उसका लेवल कम हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास ह्यूमन दो हार्मोन्स हैं, एक है ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और दूसरा प्लेसेंटल ग्रोथ हार्मोन। ये दो हार्मोन्स हैं जो जिनके आने की वजह से, जो कि प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, और ये रिप्लेस कर लेते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन को, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को, और इसका लेवल कम हो जाता है। सही है। अच्छा आगे चलें तो अगर 10वें दिन पे आपने कंसेप्शन को चेक करना है तो बीटा ईसीजी करवाओ। सीरम में आपको पता है 8 दिनों में सीरम में और 10 दिनों में यूरिन में आना शुरू हो जाता है। कौन सा हार्मोन है जो कि ट्रिगर करता है पार्चुरेशन इन मदर, फीटल कोर्टिसोल। फीटल कोर्टिसोल जो है ना, ये ऑलमोस्ट थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट में जाके आना शुरू होते हैं, एंड पे जाके, ठीक है। और इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं। एक तो इसने जो फीटस है उसके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करनी है, जिस तरह कि आपको इल्म होगा ही, लंग्स में सर्फेक्टेंट वगैरह बनवाना होता है। इसके अलावा इसका एक और मेजर रोल है, ये एस्ट्रोजन की को ना स्टिमुलेट करता है, और एस्ट्रोजन फिर आपको याद है कि प्रोजेस्टेरोन जो था वो क्या करता है, वो बचाता है उससे, लेबर से, ठीक है। लेबर का थ्रेशोल्ड ज़्यादा करता है, जबकि एस्ट्रोजन कम करता है, तो एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देगा, और ये फिर लेबर को ट्रिगर करेगा। अच्छा फिर अपने पास आ गया एक तरह से बच्चे की तरफ से साइन होता है कि बच्चा अब रेडी है, ठीक है। आगे अपने पास आ गया 43 ईयर ओल्ड लेडी है, उसके 3 बच्चे हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल उसका नॉर्मल है, जबकि 33 साल की फीमेल है, उसकी निस्बत 43 वाले में कम चांस है प्रेगनेंसी का। इसकी वजह है इनहिबिशन ऑफ GnRH। अब पता नहीं इसके ऑप्शंस क्या हैं, लेकिन ये कोई बेहतर ऑप्शन नहीं बनता। देखिए आपको सिंपल बात पता होनी चाहिए कि ओल्ड एज में क्यों मतलब मेनोपॉज की तरफ क्यों जाते हैं, या फिर क्यों ज़्यादा चांस हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि सिंपल सी बात है, ओवेरियन रिजर्व्स हमारे खत्म होते रहते हैं ना। जब रिजर्व्स खत्म होते रहते हैं तो फिर प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ये काज हो सकता है इसमें। जबकि GnRH का आपको इल्म है कि इसकी कंसंट्रेशन उल्टा ज़्यादा होती है मेनोपॉज के साथ ओल्ड एज में। उसकी रीज़न भी ये आपको पता है कि हमारे पास नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन जो है वो रुक जाती है। अच्छा फिर कहते हैं पेशेंट है उसको डिक्रीज यूट्राइन टोन है तो आप ऑक्सीटोसिन दोगे।